रात के 3 बज रहे थे। दिल्ली जैसे महानगर की वह भाग दौड़ जो दिन के उजाले में इंसान को मशीन बना देती है, अब थकी हारी शांत हो चुकी थी। लेकिन यह शांति सुकून देने वाली नहीं थी। यह उस सन्नाटे की तरह थी जो किसी तूफान के आने से पहले समुद्र पर छा जाता है। मेरे कमरे की पुरानी छत पर लगा पंखा अपनी कर्कश आवाज के साथ उस सन्नाटे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी चर्र चर्र की आवाज मेरे सिर में हथौड़े की तरह बज रही थी। मेरी नौकरी एक कॉल सेंटर में थी, जहां रोजाना हजारों अजनबियों की शिकायतों को सुनना और उन्हें कृत्रिम मुस्कान के साथ हल करना मेरा पेशा था। वहां से लौटते लौटते अक्सर परिंदे भी अपनी नींद के दूसरे पहर में जा चुके होते थे। मेरा घर शहर के आखिरी छोर पर बसे एक पुराने मोहल्ले आजाद नगर में था। यहाँ की गलियां इतनी संकरी और घुमावदार थीं कि मानो वे सदियों से एक दूसरे का गला घोंटने की कोशिश कर रही हों। यहाँ की दीवारों पर काई जमी थी और नालियों की बदबू हवा में हमेशा मौजूद रहती थी। उस रात जब मैं अपनी पुरानी बाइक पार्क कर गली में घुसा तो मुझे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक ऐसी गंध थी जैसे बरसों पुरानी बंद पड़ी किसी लकड़ी की अलमारी को अचानक खोल दिया गया हो। मिट्टी, सड़न और पुरानी यादों की एक मिली-जुली महक। मैंने जैसे ही अपने कमरे की लाइट जलाई, मुझे लगा कि आज रात रोशनी मेरा साथ नहीं देगी। बल्ब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वह रह रहकर झिलमिलाता, कमरे में डरावनी परछाइयां बनाता और फिर बुझ जाता। उस मध्यम रोशनी में कमरे का हर कोना किसी रहस्य की तरह लग रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वह एहसास इतना गहरा और भारी था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने झटके से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी वह भेदी नजरों का दबाव कम नहीं हुआ। मेरी नजर खिड़की की ओर गई। खिड़की के ठीक बाहर एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं रात की हल्की हवा में किसी दैत्य के लंबे झुर्रीदार हाथों की तरह लहरा रही थीं। सड़क पर पीली रोशनी बिखेरता आखिरी लैंप पोस्ट मेरे घर से करीब 20 फीट की दूरी पर था। वहां एक आदमी खड़ा था। उसका कद असामान्य रूप से लंबा था। उसने एक पुराना, घुटनों तक लंबा काला कोट पहन रखा था और सिर पर एक पुरानी गोल्ड टोपी थी। लैंप की धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ तो रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मानो रोशनी उसके पास जाकर दम तोड़ रही हो। उसकी स्थिरता सबसे डरावनी थी। वह बिना हिले डुले सीधा मेरी खिड़की की ओर ताक रहा था। मैंने जल्दी से खिड़की के पर्दे गिरा दिए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कोई राहगीर होगा, मैंने खुद को सांत्वना दी। शायद कोई शराबी रास्ता भूल गया हो। लेकिन मन का कोना जानता था कि वह कोई साधारण राहगीर नहीं था। मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, खुरच खुरच, जैसे कोई धातु की आरी से धीरे धीरे कांच को काट रहा हो या कोई अपने लंबे नाखूनों से नक्काशी कर रहा हो। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से पर्दे के एक कोने को जरा सा सरकाया। जो मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। वह आदमी अब सड़क के उस पार नहीं था। वह खिड़की के बिल्कुल बाहर बरगद की उस ऊंची टहनी पर खड़ा था जो मेरे कमरे के कांच को लगभग छू रही थी। 3 मंजिल ऊपर एक पतली टहनी पर किसी इंसान का इस तरह खड़े रहना नामुमकिन था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर मांस या चमड़ी का नामो निशान नहीं था। वह केवल सूखी हुई पीली हड्डियां थीं। उसकी आंखों के गर्त खाली थे, लेकिन उन अंधेरी गुफाओं के भीतर से एक अजीब सी अलौकिक नीली रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली के पोरों से खून जैसा काला तरल टपक रहा था। उसने खिड़की के कांच पर जम गई भाप पर कुछ लिखना शुरू किया। मैं अंदर आ जाऊं? अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वह आवाज आई जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। खिड़की का पुराना कुंडा, जिसे मैंने खुद बंद किया था, धीरे से खुला। छर्र। कमरे के भीतर ठंडी हवा का एक झोंका आया। वह हवा बर्फीली थी,
जैसे कब्रिस्तान की जमीन के नीचे से आ रही हो। उसके साथ वही सड़ी हुई गंध अब इतनी तेज थी कि मुझे उल्टी आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया है। उसके सांस लेने की आवाज भारी और गीली थी। तुमने मुझे पहचाना? 7 साल पहले बारिश की वह रात, इसी सड़क पर तुमने अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। स्मृतियों का एक बांध टूट गया। 7 साल पहले की वह मनहूस रात, जब मेरी गाड़ी से कोई टकराया था और मैं उसे तड़पता छोड़ भाग गया था। वह याद आज साक्षात मेरे सामने खड़ी थी। नहीं, वह एक हादसा था। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज गले में ही फंस गई थी। उसने अपना कंकाल जैसा हाथ मेरे गले की ओर बढ़ाया। मैंने कांपते हुए हाथ से मेज पर रखा माचिस का डिब्बा उठाया। एक तीली जलाई। उस नन्ही सी रोशनी में मैंने देखा कि वह आकृति मेरे सीने पर झुकी हुई थी। उसके काले कोट से ताजा खून की बूंदें टपक रही थीं, जो मेरे सफेद बिस्तर की चादर को लाल कर रही थीं। उसकी नीली आंखें सीधे मेरी आत्मा को देख रही थीं। अब न्याय होगा। जितने पल मैं उस ठंडे नाले में तड़पा था, उतने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। अगले दिन सुबह जब पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई, तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैं अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन एक रहस्य ने सबको चौंका दिया। खिड़की के कांच पर अंदर की तरफ से ताजा खून से लिखा था, हिसाब बराबर। पुलिस की फाइलें तो हार्ट अटैक लिखकर बंद हो चुकी थीं, लेकिन आजाद नगर की उस गली में दहशत की एक नई इबारत लिखी जा चुकी थी। वह कमरा सील कर दिया गया, पर मोहल्ले वालों का कहना था कि हर रात ठीक 3 बजे उस बंद कमरे की खिड़की के पीछे एक मध्यम नीली रोशनी जलती है और कांच पर उंगलियों के खुरचने की आवाजें आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। इंसाफ की वह भूख अभी शांत नहीं हुई थी। मेरे अंतिम संस्कार के ठीक 3 दिन बाद मेरा छोटा भाई आर्यन दिल्ली पहुंचा। वह मुझसे बिल्कुल अलग था, तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाला। जब पुलिस ने उसे मेरे सामान की पोटली सौंपी, तो उसमें मेरी घड़ी, पर्स और वह पुरानी डायरी थी जिसे मैं अक्सर अपने पास रखता था। आर्यन उसी रात आजाद नगर के उस मनहूस कमरे में गया। पुलिस की टेप हटाकर जब उसने भीतर कदम रखा, तो कमरे का तापमान बाहर की तुलना में 10 डिग्री कम था। आर्यन ने टॉर्च जलाई। दीवारें वैसी ही थीं, लेकिन मेज पर रखे उस पुराने माचिस के डिब्बे को देखकर उसके हाथ ठिठक गए। उसने माचिस की एक तीली जलाई। रोशनी की उस छोटी सी लकीर में उसे फर्श पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह एक पुराना पीतल का बटन था, जिस पर कोई शाही निशान बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात उस लंबे काले कोट वाले शख्स ने पहना होगा। भाई, तुम किस डर में जी रहे थे? आर्यन ने बुदबुदाया। तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से टकराई। धप! आर्यन ने टॉर्च खिड़की की ओर घुमाई। कांच पर लिखा वह खूनी संदेश हिसाब बराबर अब धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसकी जगह कुछ और उभर आया था। ठिठुरन भरी ओस के बीच कांच पर एक नया नाम लिखा था, अगला वीर प्रताप। वीर प्रताप, यह हमारे पिता का नाम था, जिनकी मृत्यु 5 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से हुई थी। आर्यन का माथा ठनका। 7 साल पहले का वह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी साजिश की शुरुआत थी जिसके तार हमारे परिवार के खून से जुड़े थे। आर्यन ने मेरी डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। वहां कांपते हाथों से कुछ लिखा था। वह वापस आ गया है। उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे वह अंगूठी चाहिए जो पिताजी ने उस रात उस लाश की उंगली से निकाली थी। मैंने पाप किया है, पर पिताजी ने उस पाप की नींव रखी थी। अचानक कमरे के बाहर बरगद के पेड़ पर बैठे कौवे एक साथ कांव-कांव करने लगे। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे सड़क के लैंप पोस्ट के पास वही लंबा साया खड़ा था। वही काला कोट, वही गोल टोपी। इस बार वह चुप नहीं था। वह साया ऊपर की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी सड़ी हुई पोटली थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया
और इशारा किया जैसे वह आर्यन को नीचे बुला रहा हो। आर्यन के फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से केवल भारी सांसों की आवाज आई और फिर एक ठंडी फुसफुसाहट। जो तुम्हारे भाई ने शुरू किया, जो तुम्हारे बाप ने छिपाया, क्या तुम उसे चुकाने के लिए तैयार हो? आर्यन की टॉर्च की रोशनी अचानक पीली पड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने से कोई रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह परछाई नहीं थी, वह वही सड़ी हुई गंध थी जो अब एक वजूद ले रही थी। क्या आप चाहते हैं कि आर्यन उस रहस्यमयी पोटली का राज खोलने के लिए नीचे जाए? आर्यन का तर्कवादी मन अब हार मान रहा था। विज्ञान के पास उस बर्फीली गंध और उस बिना चेहरे वाली आवाज का कोई जवाब नहीं था। फोन की वह ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और तय किया कि वह भागने के बजाय उस सच का सामना करेगा जिसने उसके भाई की जान ली थी। वह सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां ऐसे चरमरा रही थीं जैसे किसी के कराहने की आवाज हो। गली में कदम रखते ही वह सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई कि आर्यन का दम घुटने लगा। वह लंबा साया अब भी लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था। कौन हो तुम? और मेरे पिता से तुम्हारा क्या नाता है? आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उस साये ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों में दबी वह सड़ी हुई पोटली जमीन पर गिर पड़ी। पोटली खुलते ही उसमें से वही सोने की अंगूठी बाहर निकली जिसका जिक्र डायरी में था। एक प्राचीन अंगूठी जिस पर नीलम का पत्थर जड़ा था और जिसके चारों ओर इंसानी खोपड़ी की बारीक नक्काशी थी। यह अंगूठी, यह तो एक श्राप है। 7 साल पहले तुम्हारे भाई ने मुझे अपनी गाड़ी से कुचला, लेकिन मैं मरा नहीं था। मैं तड़प रहा था। तब तुम्हारे पिता वहां पहुंचे। मैंने मदद मांगी, पर उन्होंने मेरी उंगलियां देखी, यह अंगूठी देखी। उन्होंने मदद करने के बजाय मेरा गला घोंट दिया ताकि वे इसे छीन सकें। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आदर्श पिता एक हत्यारे थे। हिसाब बराबर करने के लिए सिर्फ जान काफी नहीं है आर्यन। वह अंगूठी वापस उस जगह पहुंचानी होगी जहां से इसे चुराया गया था। काल भैरव के उस पुराने खंडहर मंदिर में जहां मेरी चिता अधूरी रह गई थी। अचानक वह साया हवा में विलीन होने लगा, लेकिन पीछे छोड़ गया एक जलता हुआ निशान। आर्यन ने कांपते हाथों से वह अंगूठी उठा ली। अंत अभी बाकी है। जैसे ही पत्थर उसकी त्वचा से छुआ, उसे अपने भाई की आखिरी चीखें सुनाई दी और उसके कान के पास एक ठंडी हवा गुजरी। अगली सुबह आर्यन उस खंडहर मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने अंगूठी उस काली वेदी पर रखी, मंदिर के पत्थरों से खून रिसने लगा और साये ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आर्यन की चीख पूरी घाटी में गूंज उठी, पर जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां केवल 2 पुरानी कब्रें थीं और उनके बीच एक ताजा इंसानी कंकाल पड़ा था जिसने वही काला कोट पहन रखा था। आजाद नगर की उस खिड़की पर अब ताजे खून से एक नया शब्द लिखा था, पूर्ण। मंदिर के उस खौफनाक सन्नाटे में पुलिस को आर्यन का कहीं सुराग नहीं मिला, सिवाय उस ताजा कंकाल के जिसकी सूखी उंगलियों के बीच वही पुरानी डायरी दबी थी। लेकिन दहशत की असली लहर तब दौड़ी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। कंकाल के अवशेष 7 साल पुराने थे, पर उसकी पसलियों के बीच फंसा हुआ मोबाइल फोन आर्यन का था, जिस पर आज भी एक मिस्ड कॉल चमक रहा था। जैसे ही आजाद नगर वाले उस बंद कमरे की सील हटाई गई, वहां की दीवारें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। खिड़की के कांच पर लिखा शब्द पूर्ण अब सूख कर पपड़ी बन चुका था, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, वह शब्द फिर से गीला होने लगा।
वह खून नहीं था, बल्कि वही काला चिपचिपा तरल था जो उस रात उस साए की उंगलियों से टपक रहा था। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद से वीर प्रताप के खानदान का कोई भी चिराग नहीं बचा, लेकिन रहस्य आज भी गलियों में भटकता है। उस खंडहर मंदिर की वेदी पर रखी वह नीलम की अंगूठी अब वहां नहीं है। कहा जाता है कि वह अंगूठी अब किसी और हाथ की तलाश में है, क्योंकि कुदरत का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। वह बस एक गुनहगार से दूसरे गुनहगार तक सफर करता है। आजाद नगर की वह खिड़की आज भी रात के ठीक 3 बजे खुद ब खुद थोड़ी सी खुल जाती है, मानो कोई आज भी अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। सन्नाटा अब चीखने लगा है। आर्यन तो चला गया, लेकिन वह खौफनाक गंध अब भी आपके पीछे साए की तरह चल रही है। आधी रात को जब कमरे की रोशनी टिमटिमाए और हवा में अचानक श्मशान जैसी ठंडक महसूस हो, तो समझना कि कोई आपके सिरहाने खड़ा है। उसकी ठंडी सूखी उंगलियां आपकी गर्दन की ओर बढ़ रही हैं। उसे अंगूठी तो मिल गई, पर उसकी रूह को अब आपकी धड़कन चाहिए। सांस रोक लीजिए, क्योंकि मुड़ते ही उसका कंकाल जैसा चेहरा आपके सामने होगा। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अतीत कभी मरता नहीं।